बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें, चलें वैसे मैं कहता तो नहीं होता लेकिन आज चले मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने फजल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोग लाजमी जो है वो सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करें और फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करके फजल एकेडमी का हिस्सा बने। चलें जी, इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड दिया होगा। टाइम कोड से मुराद कि हर क्वेश्चन जिस टाइम पे स्टार्ट होता है वो आपकी आसानी के लिए दे दिया जाता है ताकि आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा जिसमें सारी एक्सरसाइज जो अपलोड हो चुकी हैं वहाँ पे मौजूद होंगी। आप वहाँ से जिस भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं वहाँ से उसको आप समझ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग मीन जो नीचे पार्ट्स दिए हुए इनकी बात होती है, ठीक है, मदरजा झैल इसको उर्दू में कहते हैं। इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर। एक रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करें, मतलब ये हमें एक वेक्टर रिक्वायर्ड है। आपको भी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपने परेशान नहीं होना। इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, आप सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंपोनेंट फॉर्म कौन सी होती है। अब देखें जी, जैसे ये एक वेक्टर है, बल्कि इससे भी पहले अगर आप लेट्स सपोज ये देख लें एस में अगर आप देखें तो ये एक एक्स कंपोनेंट इसको कहते हैं और इसको कहते हैं वाई कंपोनेंट। अब इसके दोनों कंपोनेंट बड़े वाज़ेह तौर पर लिखे हुए हैं। इसका एक्स कंपोनेंट 2 है और वाई कंपोनेंट जो है वो 5 है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताएं, तो आप नहीं बता सकेंगे क्योंकि इसका पता ही नहीं है, वही तो हमने फाइंड करना है। तो हमने इसी वेक्टर को इसके जो कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस तरह। आप इसको मजीद जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म भी कहते हैं। देखिए ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं ना जोड़े को दो चीज़ें, तो इसका एक ऑर्डर बना हुआ है, यानी कि आप 5 को इधर नहीं कर सकते, 2 को इधर नहीं कर सकते, ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक और कंपोनेंट फॉर्म, इसको यूं भी लिखा जाता है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। लेट्स सपोज यही एस की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज एस है हमारे पास 2 और 5, ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको कंपोनेंट फॉर्म इसको भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको मजीद कैसे लिखा जाता है? आई और जे की फॉर्म में। ये जो एक्स होता है ये जो है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी आई से, ठीक है। इसके छोटा सा इसके ऊपर हेड सी बना देनी है, इसके नीचे भी आप लाइन लगा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। अच्छा, इसके बाद आप 5 के साथ देखें कोई साइन है तो इसका मीन प्लस का होगा, +5, और इस वाई के लिए आप जे यूज कर लेंगे। लेट्स सपोज तीसरा अगर कंपोनेंट जेड भी होता तो उसको हम के से रिप्रेजेंट कर लेते। तो ये भी इसकी कंपोनेंट फॉर्म है, ये भी इसी को कंपोनेंट बी फॉर्म कहा जाता है, इसको ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। बहरहाल जी, अभी आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी, जाहिर सी बात है, एक पार्ट से तो सारा कुछ समझ नहीं आएगा। चलें अब देखें, अब आपने पी क्यू कैसे फाइंड करना है। इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपने हमेशा दूसरे से पहले को माइनस करना है, मतलब लास्ट वेक्टर से पहले वाले को। अब इसमें क्यू आएगा, इसके साथ आप ओ क्यू लिख लें। अब आप सोच रहे होंगे ये ओ क्यू कहाँ से है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आपने माइनस लिखना है और फिर ओ पी, यानी कि इसको आप सिंपल लिखें तो आप क्यू माइनस पी भी कर सकते थे। अब ओ से मुराद ये होता है कि हम किसी भी ना पॉइंट को एक उसके रेफरेंस से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक वेक्टर बन जाता है, पोजिशन वेक्टर हम कह देते हैं। तो अब क्यू का जो पोजिशन वेक्टर है इस क्यू का वो ओ क्यू है, ठीक है, यानी कि ओ से ओरिजिन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह इसको तो ओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखें ना लिखें तो ये, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप इसको इस फॉर्म में लिखें। अब ओ क्यू से मुराद आपका क्यू ही है, ठीक है। तो अब ओ क्यू की जगह आप क्या लिख लेंगे जी, -4 -6, फिर आगे ये माइनस आ जाएगा, और पी की जगह आप ये वाले पॉइंट्स लिख लेंगे जो कि क्या है 3 -1। अच्छा, यहाँ पर आप सॉल्व करने का तरीका देखें कि यहाँ से पहले एलिमेंट से समझ लें, या पहला जो है इससे पहले से पहला माइनस होगा, दूसरे से दूसरा, यानी कि -4 में से आप माइनस करेंगे -3 को, फिर कॉमा बना देंगे, और -6 से, ठीक है, -6 से क्या माइनस करेंगे, -1। देखिए 2 दफ़ा माइनस आ रहा है, तो ये एक्चुअली माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से उम्मीद है आपको ये चीज़ आती होगी। अब -4 और -3 ये हो जाएगा -7, और ये बन जाएगा जी -5। अच्छा, ये एक ऑर्डर पेयर्ड फॉर्म। इसको मजीद अगर हम इसकी आई जे की फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये पहला जो आई है -7, ठीक है, ये आई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें माइनस है, तो इसके साथ आप -5 जे कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये आपका यानी कि इसकी ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर आप देखें ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म में आ चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ इस वेक्टर का
एक्स कंपोनेंट कौन सा, या आई कंपोनेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा जो इसका कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट दूसरा पार्ट है जी, इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें 3। आप जो पी क्यू है ना, इसकी जगह आप लिखेंगे ओ क्यू, ठीक है। यानी कि क्यू को आप लिखेंगे पहले, फिर आप पी को लिख लेंगे। तो हम इस क्यू को डायरेक्ट सिर्फ क्यू नहीं लिखते, बल्कि इसको किसी रेफरेंस पोजीशन से यानी कि ओरिजिन से रिप्रेजेंट करें, ओ क्यू, और इसको हम लिखेंगे ओ पी। फिर आगे माइनस आ जाएगा ये वाला, और आर एस की जगह आप क्या लिखेंगे, पहले एस के लिए आप क्या लिखेंगे ओ एस, फिर माइनस, और आर के लिए आप लिख देंगे ओ आर। ठीक हो गया जी। अब आप इन सब की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें जी, क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, ये ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है। मैं दोबारा से चलें आपको बता देता हूँ। वैसे आप बुक अपने पास सामने रखें, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जी क्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 -6 है, ठीक है। फिर आगे माइनस, अब पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 और -1 है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 3 इन दोनों के साथ है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 ऐसे लग रहा है कि सिर्फ इसके साथ है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेंगे। फिर आगे आ जाएगा माइनस। अब ओ एस की जगह आप क्या लिखेंगे जी, 2 5, ठीक है, जो क्यू एस की वैल्यू है आपको दी हुई है। फिर आगे माइनस, और आर की वैल्यू आपको दी हुई है जी 1 और 4, ठीक है। इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर कवर कर लें। अब आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना भी आप सीख चुके हैं कि इस पहले में से ये पहला जो है ना वो माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो। अब -4 में से माइनस हो जाएगा -3, उसके बाद -6 में से माइनस होना है -1। देखें 2 दफ़ा माइनस, तो ये +1 हो जाएगा जी। ठीक हो गया, इसको आप ऐसे पेयर में कर दें। और इसके बाद माइनस, अब ये 2 -1, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2। आप चाहें तो आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी। 2 -1, इसको खत्म कर देंगे। 2 -1, और इसके बाद 5 -4, 5 -4, इसको आप क्लोज कर दें। आप चाहें तो ये देखें 2 -1 आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब 5 -4 यहाँ पर भी आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हम शुरू वाले पार्ट से ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होगा जी कि देखें -4 और -3 ये हो जाएगा -7, और नेक्स्ट -5, फिर माइनस, और ये बन जाएगा जी 1 और 1। अब आप इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -7 से मल्टीप्लाई होगा, ये -21 आ जाएगा, और -5 से मल्टीप्लाई होकर -15, फिर 1 और 1 आ गया। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो -21 में से -1 होगा, -21 और -1 हो गया। नेक्स्ट -15 में से भी -1 होगा। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -22 और ये -16। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ चुके हैं। इसको आप कंपोनेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। मजीद आई जे की फॉर्म में अगर आप लिखें इसको, तो आई जे की जो कंपोनेंट फॉर्म है वो आपके पास ये पहला आई की फॉर्म में आ जाएगा 22i, ठीक है। और फिर देखें इसके साथ माइनस है, तो आप यहाँ पर -16 और ये जे कर लेंगे, और ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। आगे जी थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको हम फार्मूला की फॉर्म बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पी आर है ना, तो आर में से पी माइनस करेंगे, तो आर को हम लिखते हैं जी इसके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ओ आर, फिर माइनस पी को हम लिख लेंगे ओ पी, ठीक है। और इसके बाद आगे +3। अब पी एस को आपने एस माइनस पी, एस को हम लिखेंगे ओ एस ओरिजिन के हिसाब से, फिर माइनस, और पी को हम लिख लेंगे ओ पी। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर लें। अब देखेंगे 2 लिखेंगे। अब ओ आर मीन आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको पता है जो कि है जी 1 और 4, फिर माइनस। अब पी की वैल्यू आपके पास है जी 3 -1। अब अगेन जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ऐसे लग रहा है ये 2 इसके साथ है, जबकि ये 2 दोनों के साथ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, फिर आगे +3 यहाँ पर भी यूज़ कर लें। एस की जगह आप ओ एस की जगह एस की वैल्यू जो कि 2 और 5 है, ठीक है, माइनस, और पी की जगह लिख लेंगे 3 -1। ये क्वेश्चंस में सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है जी, ठीक हो गया। अब सॉल्व करना आपको आता है जी, 1 -3 हो जाएगा, 1 -3 फिर कॉमा, और 4 में से माइनस करेंगे -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद +3 आगे नेक्स्ट 2 -3, तो ये हो जाएगा जी 2 -3 फिर कॉमा, आगे 5 -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो आगे पार्ट्स होंगे हम डायरेक्ट मतलब लिख लिया करेंगे, सॉल्व भी कर लिया करेंगे। अब ये हो जाएगा जी हमारे पास -2,
और ये 5 बन जाएगा, ये पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, +3 और ये हमारे पास जी -1 और 6। मजीद इस 2 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ जाएगा जी -4 और 2 5 ये हमारे पास 10, ठीक है। प्लस अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो ये -3 और 6 3 18। अब इसमें से ये ऐड करना है, देखें बीच में इनके प्लस का साइन है ना, ठीक है। सो अब इनको हम ऐड करेंगे, यानी कि -4, इस -4 में से ये माइनस प्लस करना है, लेकिन प्लस माइनस -3 हो जाएगा। फिर कामा आगे 10 + 18, 10 + 18 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये -7 और ये 28 और आई जे की फॉर्म में अगर लिखें तो ये -7i, ठीक है, और प्लस आगे 28 जो है वो जे आ जाएगा और ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट 4 है जी, और इसमें हम सबसे पहले 1/2, ठीक है, सॉरी ये 2 थोड़ा सा मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया, 1/2। अच्छा पी क्यू को आप लिखेंगे जी ओ क्यू, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्यू माइनस पी करेंगे तो क्यू को हम ओ क्यू पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में -OP लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट +5/2। पी आर को हम लिखेंगे जी OR, ठीक है, OR माइनस आर को हम OR फिर OR माइनस पी करते हैं तो ये OP हो जाएगा। नेक्स्ट -3/2 और QS को हम लिखेंगे जी OS माइनस OQ। उम्मीद है आपको ये चीज़ अब कम से कम समझ आ गई होगी। अब OQ से मुराद Q की वैल्यू आप बुक सामने रखें और वहाँ से वैल्यू आप लिखते जाएं तो Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास बन रही है जी -4 -6 फिर माइनस, और P की वैल्यू जो है वो 3 और -1 है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर +5/2 और R की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी 114, फिर -P की वैल्यू 3 -1 ब्रैकेट क्लोज -3/2 और नेक्स्ट S की वैल्यू लिख लेंगे जी जो कि है 2 और 5, फिर -Q की वैल्यू आ जाएगी -4 और -6 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें कि इनको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें, कैसे करेंगे जी 1/2 इसी तरह लिख दें, ठीक है। अब देखें -4 में से माइनस करेंगे -3, तो एक्चुअली इसमें से आपने ये माइनस करना है तो x में से x माइनस होगा और y में से y माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y। अब ये -4 डायरेक्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, -4 -3, ठीक है जी, कामा फिर -6 माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट 5/2 और इसके बाद 1 -3 फिर कामा 4 -+1 हो जाएगा, ठीक है, -3/2 और आगे 2 -+4 तो ये 2 + 4 फिर नेक्स्ट 5 माइनस ये भी +6 जो है ना वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अगेन इसको सिंपल ज़रा करना है, ठीक है। तो सिंपल आप कैसे करेंगे, 1/2 आपने लिखा, अब -3 -4 -3 आपको पता है ये होता है जी -7 और नेक्स्ट -5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लें, +5/2 और ये हो जाएगा -2 और 5, ठीक है जी। फिर आगे -3/2 और ये हो जाएगा 6 और 11, ठीक हो गया जी। अब आगे सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप 1/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी तरह इसको, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आसान तरीका बताऊँ तो देखें ये जो 2 है ना, जो डिवाइड वाला है, ये सब में मौजूद है, यानी कि 1/2 आप कह सकते हैं। तो 1/2 अगर आप इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं तो इस तरह आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जी, 1/2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ सब में से। अब इस सारे में से 1/2 कॉमन चला गया तो ये रह गया -7 और -5, फिर आगे प्लस। अब इसमें से ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये 5 कॉमन है तो 5 इसी तरह आ जाएगा और 5 के साथ जो आगे पेयर है -2 और 5 का ये आ गया, फिर माइनस। अब ये 2 तो हमने कॉमन लिया हुआ है लेकिन 3 हमारा इसी तरह आएगा और इसके साथ 6 और 11 भी आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो 1/2 को अगर आप दोबारा से इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो देखें यही चीज वापस आ जाएगी। अब आप जो है ना ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें और फिर मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों पेयर्स को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो ये -7 और -5 तो इसी तरह आ गया प्लस। अच्छा अब आपने क्या करना है जी, देखें ये जो 5 है ना, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 -2 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये -10 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई होके 25, फिर माइनस, ये माइनस इस तरह रहने दें। 3 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, और 3 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 33 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप जो है ना इन तीनों को इकट्ठा कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो दो को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे जी, -1, ठीक है, पहला एलिमेंट सॉल्व होंगे, -1। नेक्स्ट देखें जो है ना इसके साथ भी माइनस है तो ये -10 हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट देखें तो ये -18 होगा, तो ये माइनस आप कर लेंगे 18। ठीक है जी, फिर कमा बनाएं, आप दूसरे एलिमेंट पर आ जाएं। दूसरा एलिमेंट -5, इसके बाद नेक्स्ट आए तो ये +25, और नेक्स्ट पर आए तो देखें ये माइनस भी साथ इसके साथ शामिल हो जाएगा, तो ये -33 आ जाएगा। और ये पेयर क्लोज, इसको क्लोज कर दें। अब ये तीनों आप गट्ठे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/2। ठीक है, इसको अगर हम सारे को सॉल्व करें तीनों को तो ये हमारे पास -35 आ जाएगा, और इनको अगर सॉल्व किया जाए तो ये -13 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो आप 1/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो 2 जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये -35/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी -13/2। ये आपका एक पेयर की फॉर्म में आ चुका है। इसको अगर आप चाहें तो आप IJ की फॉर्म में लिख लें आगे मजीद, तो ये -35/2 ये आपके पास I आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें एलिमेंट के साथ माइनस है तो यहाँ पर आप -13/2 करके आप J लगा देंगे इसके साथ, तो ये आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट 5 है जी। यहाँ पर आपने देखना है 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। आप इसको सिंपल करके 9 लिख लें, और इसका आप लिखते हैं जी OS। ठीक है, यानी कि S के लिए OS, फिर -OP। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट 4 का स्केयर हमारे पास होता है जी 16। SP के लिए आप क्या करेंगे, OP -OS कर लेंगे। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, P -S, तो P को हम OP पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, और ठीक है फिर -OS आगे कर लेते हैं, प्लस OQ को आप लिखेंगे जी OP -OQ। अब आपके लिए आगे सिंपल है कि आपने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें जी 9 आ गया। अब OS मीन S की वैल्यू जो आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दी हुई है, तो 2 5 है, माइनस P की वैल्यू आपके पास 3 -1 है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, आगे -16 आ जाएगा। आगे P की वैल्यू अगेन 3 -1, माइनस S की वैल्यू जो है वो आपके पास है जी 2 और 5, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस। अब आगे नेक्स्ट P की वैल्यू 3 -1, फिर माइनस Q की वैल्यू जो है वो आपके पास -4 -6 है। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना भी आप सीख चुके हैं। देखें अब 2 -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी 2 -3, फिर कॉमा। अब 5 माइनस 2 दफा माइनस आ रहा है, तो ये 5 + 1 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक हो गया, -16 आगे लिखेंगे। अब 3 -2, फिर कामा -1 -5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस। अब 3 माइनस प्लस, तो 3 + 4। ठीक है, फिर आगे -1 में से -6, तो ये -1 + 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें। अब इसको आप सिंपल करें जरा, देखें सिंपल हो सकता है ना, तो ये आप 9 लिखेंगे, पीछे एक छोटी ब्रैकेट आप यूज कर लें क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। 2 -3 ये आपके पास -1 आ जाएगा, नेक्स्ट 6 बन रहा है, फिर -16, 3 -2 ये हो जाएगा 1, फिर नेक्स्ट -6 है, और आगे प्लस 3 + 4 7, और आगे नेक्स्ट 5 आ गया। अब यहाँ पर आप ये काम करें कि 9 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इस तरह 16 को इन दोनों के साथ, तो 9 -1 से मल्टीप्लाई होकर -9, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस से माइनस इस तरह लिखें, ये जो नंबर है जस्ट इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 16, और 16 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -96, फिर प्लस, और ये 7 और 5 लिख दें। अब तीनों को इकट्ठा सॉल्व कैसे करना है जी, कि पहले में से पहला एलिमेंट सॉल्व करें। ठीक है, यानी कि -9 इधर से पहला एलिमेंट है, इधर से अच्छे साइन को लाजमी देखना है, ये -16 हो जाएगा, और इसके बाद ये प्लस है तो ये +7 हो जाएगा, कॉमा, फिर आगे 54, फिर माइनस, और ये माइनस हो जाएंगे +96, और इसके बाद +5। ठीक है, ये तीनों ऐड हो गए आपस में। अब आप इन तीनों को सॉल्व करें तो ये आपके पास -18 बनेगा। इन तीनों को अगर आप सॉल्व करें तो ये 155 जो है ना वो बन रहा है। इसको आप IJ की फॉर्म में लिखें तो ये -18I, ठीक है, प्लस
155 जो है ना वो जे आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। ये थोड़ा सा आपको जस्ट 1-2 मिनट का कंसेप्ट आपको समझ लें, फिर आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखें जी, सपोज सबसे पहले हम कोलिनियर पॉइंट्स को समझ लेते हैं। हमारे पास सपोज करें जी कोई 3 से पॉइंट हैं। अच्छा, पहला कोलिनियर, कोलिनियर कहते हैं कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करना, ठीक है। अब एक लेट्स सपोज हमारे पास 3 पॉइंट है, ये एक लाइन है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास इधर है और दूसरा पॉइंट इधर है और सपोज तीसरा पॉइंट इधर है। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है। कोलिनियर, यहां से आप ये याद रखें, देखें LINE लाइन, ठीक है, कोलाइन, ठीक है। इस तरह आप समझ लें कि ये एक ही लाइन के ऊपर है। तो अब हम इनको लेट्स सो नाम दे देते हैं जी A, B और C। इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ये तो आपको समझ आ गया, जो एक ही लाइन के ऊपर हो। अब लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। क्या अब ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं? नो, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। ये दो हो सकते हैं या ये दो। अच्छा, ये चीज क्लियर कर दूं, कोई से 2 पॉइंट वो तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। जैसे हम कहें कि ये 2 पॉइंट्स अब ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इन दोनों की बात करें, ये कंसिडर ना करें, तो ये भी एक लाइन में आ जाएंगे। इसी तरह ये भी एक, सिर्फ इसकी बात करें तो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। लेकिन 3 के लिए जरा थोड़ा सा फिर क्राइटेरिया आ जाता है इसमें कि 3 पॉइंट्स। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। देखें, अब लेट्स सपोज वेक्टर जो है वो ए से लेकर बी, उसकी डायरेक्शन होती है ना बराबर, यहां से ए से लेकर बी तक ये एक वेक्टर बन जाता है। लेट्स सपोज इसको हम नाम दे देते हैं जी ए, और इसके ऊपर एरो हेड, क्योंकि वेक्टर की ये निशानी है, सिंबल है। ये ए से बी एक वेक्टर हो गया, फिर बी से सी ये दूसरा वेक्टर हो गया, ठीक है। ये कुछ आप समझ लें, ये 3 पॉइंट्स हैं अलग अलग, और वेक्टर जो है वो 2 पॉइंट से मिलकर एक वेक्टर बन रहा है। क्लियर? अब आपको उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब हम कैसे जो है ना वो साबित करेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं या कोलिनियर वेक्टर्स। हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। नंबर 1 हमारे पास ये एक मेथड है। चलें, ये चीजें मैं क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो क्लियर कर देता हूं। चलें, एक दफा यहां पर भी देख लें। अब देखिए, अब लेट्स सपोज मैं करता हूं ए बी, ठीक है, AB प्लस BC, ठीक है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा और फिर यहां से लेकर यहां तक ये हिस्सा, अगर दोनों को जमा करता हूं तो AC बन जाएगा, इज इक्वल टू AC। अगर ये चीज साबित हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, ठीक है। ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर हम लेट्स सपोज के कोई 3 पॉइंट्स, हम उसके 2 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, या जैसे इस क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है उसमें डायरेक्ट 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आप उसके लिए सिंपल सा फार्मूला यूज कर सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर लैम्डा मीन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आप कह लें, और ये B, ठीक है। तो ये भी इसकी एक कंडीशन, अगर इस तरह ये कंडीशन आ जाए, मतलब A वेक्टर इक्वल हो B के, लेकिन B के साथ कोई नंबर भी आ रहा हो, तो तब भी हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स या वो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर हैं। इसके अलावा अगर हमें सिंपल से कोई से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उनको ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। लाजमी नहीं है लाइन ऐसे ही हो, वो लाइन यूं भी हो सकती है, कि किसी भी मतलब डायरेक्शन में हो सकती है, वो लाजमी नहीं होता कि ऐसे ही हो, लेकिन बस एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स हों। तो ये कुछ हमारे पास चीजें होगी। हम जो है ना पार्ट 1 को इससे सॉल्व कर लेंगे, पार्ट 2 को इससे सॉल्व कर लेंगे। हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जी। तो अभी हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया है। अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं, सपोज कर लेते हैं जी कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, सपोज, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं जी A का, इसको B का और इसको C का। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये पहला A ही होता है, दूसरा B और तीसरा C, ये चेंज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, आगे जाके मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है जी, वो AB को अगर हम ऐड करें प्लस AB को प्लस BC करें, इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए AC, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट, इस पार्ट में ये वाला पार्ट जमा करेंगे तो ये सारा आ जाएगा, AC मीन सारा। तो ये एक फार्मूला बन रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी कि हम इनके ये तीनों फाइंड कर लेते हैं, AB BC और AC, फिर चेक कर लेंगे। तो AB सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो ये आपने अभी फाइंड करना सीखा भी था कि AB कैसे फाइंड होगा।
ए बी के लिए हम करेंगे जी ओ बी, ठीक है, ठीक है, ए बी के लिए ओ बी माइनस ओ ए। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, ओ बी, बी मीन ये बी की जो वैल्यू आप पुट कर लेंगे जो कि है 6 और 0 माइनस, और ओ ए के लिए आप ए की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 और 0। इसको सॉल्व कर लें, बेशक नीचे सॉल्व करें या आगे ही कर लेते हैं। 6 माइनस 1, पहले में से पहला माइनस होगा तो 6 माइनस 1 और 0 माइनस 0, ठीक है जी, इज इक्वल टू मजीद 6 माइनस 1 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और लास्ट वाला 0। तो ये आपके पास आ गया जी ए बी। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बी सी। अच्छा, डायरेक्ट वैसे आपने ये फार्मूला नहीं बना लेना, ये इस क्वेश्चन से देख के ही बनाया जाता है। अब हमें कैसे पता कि लाजमी तौर पर तो नहीं है ना कि ए पहले आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, तो ये अगर चेंज हो जाए, लेट्स सपोज सी इधर आ जाता है बी इधर आ जाता है, तो ये फार्मूला भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है फिर। अच्छा, अब हम बी सी फाइंड करेंगे जी, तो बी सी हमारे पास आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ सी की जो वैल्यू है, जो सी वाली वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है 0 0 माइनस बी की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है जी हमारे पास 6 और 0। इसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 और फिर 0 माइनस 0 और ये फर्दर आ जाएगा माइनस 6 और 0। इसके बाद नेक्स्ट ए सी आपने फाइंड करना है जी, ए सी होगा ओ सी माइनस ओ ए। इसको आगे सॉल्व करें तो सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 0 है, माइनस ओ ए की वैल्यू 1 और 0 है। तो ये देखें 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 और 0 माइनस 0, तो ये 0 माइनस 1 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा और ये 0। अब वैसे जो आप ये फार्मूला बनाते हैं ना, ठीक है, ये फार्मूला इन पॉइंट्स को देख के बनाया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ कौन से दो को जमा करें, तो तीसरा आ रहा है। आप ना उसका एक्स का कंपोनेंट पहले देख लें। देखें अब जैसे ये हमारे पास 5 और माइनस 6 है, अगर हम इनको आपस में सॉल्व करें 5 माइनस 6 क्या आता है -1। इसी तरह 0 और ये प्लस 0 क्या आता है, इट्स मीन इन दोनों को जमा करने से ये आ रहा है। तो ये जो हमने फार्मूला बनाया था ना ये वाला, इसका मतलब है पहले ए है फिर बी है और फिर सी है, ठीक है। ये आपको उम्मीद है अब आप समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं जी, वही चीज़ लिख लेते हैं कि ए बी को जमा करने से, ए बी और बी सी को जमा करने से ए सी आना चाहिए। आप देखते हैं जी ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये ऊपर टॉप पे दी हुई है 5 और 0 है, 5 और 0 फिर प्लस आगे बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -6 और 0। इनको आप सॉल्व करें जी, देखें 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा, और इसके बाद 5 माइनस 6 ये -1 और 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये देखें यही वाला है, और ये किसके इक्वल है जी, ए सी के। इट्स मीन इसको आप लिख देंगे ए सी। तो देखा गया तो ए बी को जमा करें बी सी में तो ये हमारे पास ए सी आ रहा है। तो इट्स मीन ये जो लाइन है ना ये कुछ यूं ही है, ए, ठीक है, पहले ए आता है फिर हमारे पास इसमें दरमियान में बी आ रहा है और फिर हमारे पास जो है वो सी आ रहा है। ये एक पॉइंट्स की तरतीब है जिसमें ए पहले है फिर बी है फिर सी है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना ये फाइंड करने के बाद पता चलता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है जी, इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के इन सिंपल वर्ड, ये जो है ना ए वेक्टर है और ये वाला समझ लें बी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ए एंड बी आर कोलिनियर। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिसका पहला पार्ट है वहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। और जब कोई से 2 वेक्टर्स आपको दिए जाएं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ये वाला भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि हम इसमें ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़रा ये लिख लेता हूँ कि ए जो है हमें गिवन है वो ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 और -7, इसको हम आई जे की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 का मतलब है जी ये हो जाएगा 2i फिर आगे -7j, ठीक है, ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट बी जो है वो ये वाला आ जाएगा, तो बी को हम लिख लेते हैं, अब इसको हम लिखेंगे m/2i फिर, ठीक है, फिर +11j हो जाएगा। अब जैसा कि ये गिवन है कि ये m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये ए बी जो है कोलिनियर है,
ठीक है, जब दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर हैं तो इट्स मीन हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज, यहाँ पर हम लिखेंगे एज गिवन दैट, एज गिवन ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं जी कि ए एंड बी आर कोलिनियर। जैसा कि हमें पता है कि ए और बी कोलिनियर हैं, इट्स मीन हम ये इसकी जो कंडीशन है कि ए वेक्टर इक्वल होगा किसी स्केलर नंबर के और इसके साथ वेक्टर बी। ठीक है, जब दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए की वैल्यू हमें मौजूद है, ए की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं जी 2i माइनस 7j इज इक्वल टू आगे लेमडा, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास m/2i प्लस 11j कर लेंगे। अब इसमें आप लेमडा को जो है दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास जो है ना वो लेमडा m/2i आ गया प्लस 11 लेमडा और ये j आ गया। इसी तरह ये 2i माइनस 7j आ गया। अब यहाँ पर आप कंपोनेंट्स i के कंपोनेंट्स और j के कंपोनेंट्स आपस में कंपेयर कर लें, तो लिख लें बेशक यहाँ पर साथ के कंपेयर। ठीक है, कंपेयर कंपोनेंट्स, इससे थोड़ा वाज़ह हो जाता है कि हम क्या आगे स्टेप कर रहे हैं। तो देखें जी आई का कंपोनेंट इधर यहाँ पर क्या है जी हमारे पास 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू इधर से आई का क्या है जी लेमडा m/2। फिर आप लाइन लगा लें, फिर इसी तरह आप जे का देखें तो -7। ठीक है, -7 इज इक्वल है जी किसके, इधर से 11 लेमडा के। हमें बेसिकली टारगेट ये है हमारा m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू इसमें है, इसको आप नाम दे दें 1 का। इसमें से पहले लेमडा की वैल्यू निकालना है, इसमें पुट करें, फिर m की फाइंड होगी। तो ये 11 इधर आके -7/11 इज इक्वल टू लेमडा आ गया। इन सिंपल वर्ड लेमडा की जो वैल्यू है वो -7/11 आ गई। ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, पुट इन 1, ये वाला जो 1 है। ठीक है, हम नीचे यहाँ पर पुट कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा 1 को पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 हमारे पास है जी 2 इज इक्वल टू ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये वैल्यू लेमडा m/2। अब इसके बाद 2 इज इक्वल टू लेमडा की जगह आप क्या लिखेंगे -7/11। ठीक है, और आगे m/2 इसके साथ आ गया। अब अगर इसको आप देखें तो ये तो आपके पास सिंपल चले -7 और आगे इसके साथ m रहने दें, डिवाइड बाय आप कर लें 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 और ये 2 आ गया। 22 इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा ये 44 इज इक्वल टू -7m। हमें m की वैल्यू चाहिए तो -7 इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपके पास ये m की वैल्यू आ गई। इसको आप चाहें आप m को इधर लिख लें, और ये -7 लाजमी नहीं है -7 के साथ ही हो, तो ये माइनस आप इधर ऊपर लिख दें और 44/7 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू एक वेक्टर दिया। वैसे इससे आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये जो पता नहीं क्या चीज़ आ गई, सिंपल ब्रैकेट ही है। ठीक है, -1 1। इसी तरह v आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि 0 और 1 है। फिर w दिया हुआ है 3 और 4 है। अगेन बता रहा हूँ आपने इस चीज़ से परेशान नहीं हो जाना कि ये पता नहीं कौन सा सिंबल यूज़ हो गया है, इसको आप ब्रैकेट ही समझ लें। ठीक है, देन फाइंड x, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको एक कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर देखें बुक वालों ने भी आपको बता दिया है कि ये इसका मतलब यही है, i और j की फॉर्म अगर आप लिखें तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करना है जी, मैंने इस कंडीशन को यहाँ पर दोबारा से लिख लिया है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें देखें x इधर भी है इधर भी है। पहला तो काम हम ये करेंगे कि हम x को एक तरफ कर लेंगे और बाकी है जो एक तरफ कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा बेहतर यही है कि ये जो x नेगेटिव में इसको इधर ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x लिखा और ये x -2x इधर आके हो जाएगा +2x, और इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर लें। तो इधर पहले ऑलरेडी u है और ये -w इधर आके हो जाएगा जी +w, और ये +3 जो है ना वो इधर आके -3v हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये 2 और ये 1 ये हो जाएगा आपके पास 3x, और ये सारा तो आपके पास इसी तरह जो है वो आ जाएगा। अब आप क्या करें, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो हम कोशिश करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, सारे को इधर लिख लें। अब हम यहाँ पर ये लिखते हैं जी 3x इज इक्वल टू, इस सारे को आपने इधर शिफ्ट कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा u प्लस w -3 और ये v। अब इन तीनों की वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो आपको वैल्यूज गिवन है। u की वैल्यू जो है वो आपके पास ये पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म है -1 और 1 है।
ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख लें जी -1 और 1, फिर आगे प्लस W की जो वैल्यू है वो आप क्वेश्चन में देखें तो वो आपके पास है जी 3 और 4, फिर माइनस आ गया है और 3 और V की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 और 1 है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप पहले जो है ना वो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों तो इसी तरह आ जाएंगे, -1 और 1, फिर प्लस ये आ गया जी 3 और 4, माइनस साइन इसी तरह लिखना, नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3। अब तीनों को गठा सॉल्व कर लें। अब गठा कैसे सॉल्व किया जाता है जी, -1 इधर से -1, फिर आगे +3, ठीक है, और आगे -0, फिर कामा, नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट सारे लिखें 1, और इधर आगे +4 है जी, और इधर आगे -3 है, और ये क्लोज कर दिया। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी ऑलमोस्ट 2, ठीक है, और ये आपके 4 और 1 5, 5 - 3 माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 2। इसको आप जो है ना देखें दूसरी साइड पे आपके पास क्या चल रहा है जी 3 और x वेक्टर, हमें सिर्फ x चाहिए, 3 नहीं चाहिए। सो ये जो 3 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करते हैं जी इसको पहले i j की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 2i हो गया और +2j हो जाएगा। ठीक है जी, और इस 3 को जो है ना हम डिवाइड कर लेते हैं, इधर 1/3 कर लेते हैं और ऐसे इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इधर अब रह जाएगा x। अब आप क्या करें जी, ये जो 3 है ये दोनों से अलग अलग डिवाइड कर लें, तो ये 2/3, ठीक है, i हो गया, और प्लस आगे नेक्स्ट भी 2/3 और ये j हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये जो x टारगेट था ये देखें ये हमारे पास फाइंड हो गया। आगे जी नेक्स्ट दूसरा पार्ट है फाइंड u एंड v। अब ये u एंड v हमने फाइंड करना है इफ अगर हमें ये कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन को देखें तो u + v आगे इसके इक्वल है और ये हमारे पास इसके इक्वल है। ये देखें तो ये एक इक्वेशंस टाइप लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पर या तो u के कोफिशिएंट आपस में इक्वल करेंगे या फिर v के, और फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये करें कि इसको आप ना इसको i j के एक फॉर्म में लिख लें। इन दोनों को कैसे देखें, ये हो गया जी u + v, ठीक है, ये वाला लिख रहा हूँ u + v इज इक्वल टू, इसे ये आपको लिख लें जी 2i - 3j। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसको आप कैसे लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 3u + 2v इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे -1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ i लिख दें, प्लस आगे आ जाएगा 2j और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप देखें कि आप या तो u के कोफिशिएंट इक्वल करें या फिर v के। इस तरह फिर ये होगा कि एक इक्वल होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, एक u की वैल्यू आ जाएगी या v की, फिर इस तरह दूसरे की भी आ जाएगी। तो बेहतर हमारे लिए ये है क्योंकि देखें अब 3 को भी कर सकते हैं, 3 के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर v के करना चाहते हैं तो फिर इसको 2 से ज़्यादा बेहतर। आप देखें छोटा नंबर 2 है तो हम 2 से जो है वो इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको रीज़न बताता हूँ सब्ट्रैक्ट की भी क्यों। तो ये मैंने लिख लिया जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इस इक्वेशन 1 को इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो जाएगा, एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, और ये वाली उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मर्जी है आपकी, वैसे मैं इसी में से ये सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 2u, फिर प्लस आगे नेक्स्ट ये हो जाएगा 2v इज इक्वल टू, ये भी दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 4i - 3 2 6j। अब इसी में से क्योंकि ये ऊपर लिख दिया हमने, इसी में से ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3u + 2v इज इक्वल टू -i + 2j। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। अब देखें जब दोनों के साइन सेम है, अब ये कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिल तब ही होंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होगा, फिर ये कैंसिल होंगे। कैंसिल होंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर, जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर डिफरेंट हो तो फिर ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें करेंगे जी सब्ट्रैक्ट, तो साइन हो गया इसके, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब इसकी जगह ये माइनस आ गया, ये खत्म हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगी। जिनको मैंने सर्कल कर दिया वो हो गए खत्म। अब इसमें ये चीज होगी कैंसिल। अब देखें ये 2 और ये 3 ये आ जाएगा -u, ठीक है, इज इक्वल टू 4 और ये 1 5i, आगे नेक्स्ट -8j आ जाएगा। हमें सिर्फ u की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं,
तो ये माइनस जब आई जे की फॉर्म में आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -5i और ये हो जाएगा +8 जे। इस तरह आपके पास देखें ये u की वैल्यू आ चुकी है। हमने हमारा टारगेट u और v है तो ये u की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास दूसरा v जो रहता है उसकी आ जाएगी। अब मर्जी है जिसमें मर्जी पुट करें। तो मुझे ज़रा छोटी वैल्यू ये 1 वाली लग रही है तो मैं इसलिए 1 में पुट करूंगा। आप इसको अगर 2 में पुट करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सो ये मैंने लिख लिया जी, पुट इन इक्वेशन 1। और पुटिंग से पहले मैं हमेशा 1 को लिखता हूँ। जो भी इक्वेशन आप उसको पहले लिख लें, ठीक है, और इसके बाद आप इसमें पुट करें। अब u की जगह आप क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर्स -5i +8 j आ जाएगा। आगे प्लस v आपका इसी तरह आ गया = 2i -3j। हमें v की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इधर रह जाएगा v। तो पहले इन दोनों को आप लिख लें 2i -3j और ये माइनस इधर आके +5i हो जाएगा और ये -8 जो है वो j हो गया। अब आप इनको सॉल्व करें। याद ये रखना है कि i वाला i के साथ सॉल्व होगा। 2 और ये 5, ये आपके पास आ जाएगा जी 7i। अब -3 और -8 तो ये -11j आ गया। तो ये आपके पास जो है ना वो v वेक्टर भी फाइंड हो चुका है। ठीक है जी, देखें कितना आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है जी, फाइंड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होता है जो पहले वाला है। इनिशियल पॉइंट ऑफ v, ये एक वेक्टर है, इसका जो इनिशियल पॉइंट वो ये है इफ इट्स टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट कहते हैं जो लास्ट वाला होता है, जो एंड वाला होता है, ठीक है, इज ये दिया हुआ है। अब सपोज कर लें जी, सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जी, एक्चुअली उसका नाम v है। उसका एक पॉइंट वो कहता है इनिशियल है, इनिशियल ये वाला पॉइंट है, और टर्मिनल पॉइंट इसका ये वाला बन जाता है। अब सपोज कर लें कि इसको आप a का नाम दे दें, इसको आप b का नाम दे दें, और a से b जो आपके पास वेक्टर है उसको उसने बोला हुआ है कि वो v है। ठीक हो गया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, उसने बोला कि फाइंड इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर v, ये एक वेक्टर है, इफ इट्स टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होता है जी स्टार्टिंग वाला, टर्मिनल पॉइंट होता है जो एंड पे होता है, और a से b ये एक वेक्टर है जो कि उसने v कह दिया है। अब a जो है ना वो इनिशियल पॉइंट हमने फाइंड करना है, b जो है वो टर्मिनल पॉइंट है तो इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। b की वैल्यू है हमारे पास 5, 0 और 1, और v भी हमें पता है। अब a हमें नहीं पता। सपोज कर लेते हैं जी a को हम फिलहाल x, y और z कह देते हैं, और यहां पर आप चाहें तो आप लिख भी लें। सो ये मैंने लिख भी लिया है कि सपोज a b इट्स इनिशियल पॉइंट, जैसे कि हमने इसके मुताबिक कहा, एंड इट्स टर्मिनल पॉइंट इज b। ठीक है जी, ये डायग्राम भी बन गया, ये भी बन गया। अब देखें ये जो वेक्टर v है, वेक्टर v एक्चुअली हमारे पास इक्वल है ए बी के। ठीक है, ए बी इक्वल है v वेक्टर की, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह। अब हम इसमें v तो हमारे पास इसी तरह हम लिख लेते हैं। ए बी को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। ओके हो गया जी। अब v की वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। मैं हम लिख लेते हैं वैल्यूज हमारे पास इसमें है जी, मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेता हूं, -3, 1 और 2 इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि है 5, 0 और 1, माइनस ए तो इनिशियल पॉइंट है जी, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, हमने सपोज की हुई है x, y और z, और ये हमने फाइंड करनी है। हम ये करते हैं कि हमने ये चीज फाइंड करनी है ना, हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये वैसे भी माइनस में है, ये सारा इधर आके हो जाएगा x, y और z प्लस में। पहले ये आप लिख लें 5, 0 और 1, और ये इधर आके सारा माइनस में है। ठीक है, सिर्फ इसके साथ माइनस लिखें, बाकी ये सारी वैल्यूज इसी तरह -3, 1 और ये 2। ठीक है जी। अब वेरी सिंपल है, आप इसमें से ये माइनस कर लें। माइनस कैसे करना है जी, 5 माइनस माइनस +3, 5 +3 हो गया। फिर नेक्स्ट 0 -1, 0 -1, और नेक्स्ट -1 -2 होगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8, और नेक्स्ट -1 और ये भी -1। तो इसको आई जे की फॉर्म में भी लिख लें मजीद, तो ये हमारे पास 8 आई। ठीक है, और नेक्स्ट -1 लिखने की जरूरत नहीं है, -j लिखें, और फिर माइनस आप k लिख लें, तीसरा पॉइंट भी है। इस तरीके से इधर से आप देखें तो ये आपके पास सेम था, यहाँ पर हम x, y और z लिख लेते हैं। क्योंकि हमने इसको आई जे की फॉर्म में लिखा, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास xi + yj और +zk आ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी इनिशियल, इसको आप सिंपल सादा अल्फाज में ऐसे भी लिख दें तब भी ठीक है, और आई जे की फॉर्म में लिख दें तो तब भी ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है फॉर विच द वेक्टर्स, ये एक वेक्टर ए है, इज पैरेलल, ये पैरेलल है टू वेक्टर बी। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ देखें, पहले तो मैंने दोबारा से ये ए और बी लिख लिया, यही ए और ये बी। ये याद रखना है कि जब कोई से दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है जी, हमारे पास ये कंडीशन है कि ए वेक्टर इक्वल होगा किसी स्केलर नंबर, लैम्डा से मुराद 1 2 3 4 कुछ कोई नंबर भी हो सकता है, लाजमी नहीं है इसको आप लैम्डा लिखें, आप इसको अल्फा लिख लें, बीटा लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लैम्डा यूज़ कर लेते हैं। तो ये कंडीशन है, ये कोलिनियर के लिए भी आपने पढ़ी थी, यही कंडीशन पैरेलल के लिए भी होता है। तो मैंने लिखा एज गिवन ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ए और बी पैरेलल हैं, क्योंकि ये गिवन है तो इट्स मीन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। जब ये सेटिस्फाई करेंगे तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे जो कि ये है। अब वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 9k हो गया, इज इक्वल टू आगे लेमडा, फिर ब्रैकेट बी की वैल्यू हमारे पास है जी i प्लस mj और माइनस 3k। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, लेमडा को पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास लेमडा i प्लस आगे नेक्स्ट आ जाएगा जी m लेमडा j माइनस 3 लेमडा आगे आ गया k, और ये तीनों आप इसी तरह लिख लें 3i प्लस 4j माइनस 9k। अब आपने कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है i j और k के, ठीक है, यहाँ पर लिख लें बेशक साथ कंपेयर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अब आपने कैसे कंपेयर करना, देखें यहां से i का कंपोनेंट क्या है आपके पास 3 इज इक्वल टू, इधर से i का क्या है जी लेमडा, देखें ये तो यहां पर लेमडा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट अब आप क्या करें कि अब आप ये इसको ऐसे लाइन लगा लें बेशक। अब जे के देखें, जे का यहाँ पर 4 है इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है जी m लेमडा। अब क्वेश्चन में टारगेट क्या है हमारा, हमने जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू तब फाइंड होगी क्योंकि ये दोनों अननोन है, लेमडा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता चल गई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो m की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप j k के कंपोनेंट्स कंपेयर करें तो k की वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेमडा की वैल्यू आप पुट कर दें, इसको नाम दे दें आप 1 का, तो यहाँ पर लिखें जी पुट इन 1, तो ये 4 इज इक्वल टू m, लेमडा की जगह आप क्या लिख लेंगे जी 3, और 3 इधर आके 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई, इसको आप यूं लिख लें m इज इक्वल टू 4/3। अच्छा सपोज कर लें अगर आप k के कंपोनेंट्स कंपेयर करते तो -9 इक्वल आ जाता -3 लेमडा के, तो वहां पर -3 जो है ना वो इससे जाके डिवाइड होता है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये लेमडा की वैल्यू 3, इससे लेमडा की वैल्यू आएगी वो भी 3 आएगी, वो 3 अगर आप इसमें पुट करें तो तब भी m की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से क्या यूज करते हैं। ठीक है जी, हमारे जो चीज रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पर ही पूरी हो गया, सो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द पॉइंट्स p q एंड r कोलिनियर्स, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, ठीक है। गिवन दैट ये 3 वेक्टर्स आपको दिए आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट p। अच्छा देखें ये पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है, इट्स मीन आप इसको OP कह सकते हैं, q एंड r रिस्पेक्टिवली। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप देखें तो ये जो वेक्टर है, जब उसने बोला ना कि आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स p, पोजीशन वेक्टर मतलब हम उसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम इसको OP कह देंगे, OP की ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू आप समझ लें Q की है और OQ हम इसको कह देंगे और ये R की वैल्यू इसको हम OR कह देंगे। ये आपके तीनों पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब जैसे कि गिवन है कि ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, यानी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, सपोज कर लें, और ये एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इसको सपोज हम P कह देते हैं, इसको हम Q कह देते हैं, इसको हम R कह देते हैं। अगर वो कोलिनियर हैं, अब यहाँ पर क्या कंडीशन फिर बनेगी, कंडीशन ये बन रही है कि PQ, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक हम PQ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, PQ जो है और इसके अलावा QR। देखें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोलिनियर्स होते हैं तो ये कंडीशन होती है, हम सपोज P से Q एक वेक्टर और फिर Q से R दूसरा वेक्टर,
पी क्यू को हम मल्टीपल ऑफ स्केलर कह देते हैं क्यू आर का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इट्स मीन ये तो वो क्लीनियर होंगे, ये तो बल्कि चीज़ हमें गिवन है, हम इसके मदद से हम जो है ना वो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है लेमडा की वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पी क्यू फाइंड करेंगे और फिर क्यू आर इस कंडीशन को साथ यूज़ करेंगे और हम जो है ना वो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है लेमडा की वो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो देखें जी, मैं सबसे पहले पी क्यू फाइंड करता हूँ। अब पी क्यू हमारे पास है ना वो इक्वल होता है ओ क्यू माइनस ओ पी के। अब मज़े की बात है ओ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है ये है। अच्छा, इसको बेशक आप सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें, इसको हम यूँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है और इसके साथ 3 है। आगे सॉल्व करना ज़रा इजी हो जाता है। और ये हमारे पास -2, 3 और 5 हो गया। और इसमें अगर देखें तो आई जो है वो लेमडा है, जे तो है ही नहीं, उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे और के हमारे पास -1 है। अब ओ क्यू की वैल्यू ये मैं लिख रहा हूँ जी, हमारे पास -2, 3 और 5 आ गया। फिर माइनस ओ पी की वैल्यू ये वाली लिखेंगे 1, 2 और 3। आप इसमें से माइनस कर लें तो ये हमारे पास -2 -1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी -3। आगे 3 - 2 ये 1 आ जाएगा और 5 - 3 ये हमारे पास 2 आ गए। ये पी क्यू फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है जी वो क्यू आर फाइंड करना है। बेशक आप चाहें तो इधर ही फाइंड कर लें, ज़रा बेहतर हो जाएगा। हम फाइंड करने लगे जी अब नेक्स्ट क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, ओ आर माइनस ओ क्यू। अब आर ओ आर की वैल्यू तो हमें गिवन है ये वाली है, इसको हम लिख लेते हैं जी लेमडा, आगे 0 और -1, फिर माइनस क्यू ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है जी -2, 3 और 5। अब माइनस कर लें, लेमडा माइनस +2 तो ये लेमडा +2 हो गया। नेक्स्ट 0 - 3, 0 - 3 -3 आ जाएगा और -1 -5 तो ये -6 बन जाएगा। अब हम इस कंडीशन को ज़रा फॉलो करेंगे यहाँ पे। अच्छा, कंडीशन को फॉलो करते हुए एक ज़रा चेंजिंग आप करें कि जैसा कि हमें गिवन है कि एज पी क्यू एन आर कोलिनियर लिख लें बेशक यहाँ पे एज गिवन पी क्यू एंड आर कोलिनियर, ठीक है जी। अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन बन रही है फिर कि पी क्यू जो है वो, अच्छा देखिए लेमडा तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर भी यूज हो गया, इसलिए हम इसको लेमडा नहीं बोलेंगे, इसको कुछ और कह देते हैं। तो सपोज हम इसको अल्फा कह देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा जी क्यू आर। अगेन रीजन बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी लेमडा है, ठीक है। और हमें फिर ये लेमडा हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको अल्फा कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट एक वैल्यू जो है वो हमारी जो हमने फाइंड करनी है वो वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाए। अब हम पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है जी, जो कि हमारे पास है जी 3, 1 और 2 इज इक्वल टू आगे अल्फा। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है लेमडा +2 -3 और -6। पहले तो आप इस अल्फा को मल्टीप्लाई कर लें इन सारे एलिमेंट से। ये अल्फा इसके साथ जब आएगा तो लेमडा +2, ठीक है, और इसके साथ आएगा तो -3 अल्फा, नेक्स्ट -6 अल्फा आ जाएगा, ठीक है जी। इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट में कर लें और ये आपका 3, 1 और 2 आ गया। अब आप इनको बेशक कंपेयर करें, आई जे की फॉर्म में लिख के कंपेयर करते हैं तब भी ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं तो तब भी ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं तो आप लिख लें, चलें आप ऐसे लिख लेते हैं 3i प्लस इसको आप जे कर लें +2k कर लें इज इक्वल टू ये अल्फा और लेमडा +2 और ये आपका आई आ गया। नेक्स्ट माइनस है तो -3 अल्फा जे, फिर आगे -6 अल्फा के आ जाएगा। अब अगर आप इनको कंपेयर करें तो लिख भी लेते हैं जी कंपेयर। अब यहाँ से देखें 3 किसके इक्वल आ रहा है, 3 इक्वल आ रहा है जी अल्फा और लेमडा +2 के। हमारा टारगेट लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें एक और भी अननोन है अल्फा, जब ये नहीं पता चलेगा तो ये फाइंड ही नहीं हो सकता। सो इसको आप नाम दे दें यहाँ पर 1 का। अब नेक्स्ट तरह देखें तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 इक्वल हो जाएगा जी -3 अल्फा की। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लेमडा क्या आ जाएगी, ये -3 से डिवाइड होगा तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप जो है पुट करें इक्वेशन 1 में
तो इधर लिख लें बेशक पुट इन इक्वेशन 1। हम कोशिश करते हैं जी इधर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसी पेज पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर पहले बेशक लिख लें 1 को, मैं 1 को लिखता हूँ जैसे 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा और लेमडा प्लस 2। अब हम अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे जी -1/3, -1/3। और ये हमारे पास, अच्छा एक मिस्टेक जो हम कर रहे हैं जी यहाँ पर अगर देखें तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो -3 है। इधर हमने यहाँ पर ना सिंपल 3 लिख लिया हुआ है, तो ये ज़रा -3 आप कर लें, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका जो माइनस हो जाएगा, और इसी तरह ये भी जो है ना वो माइनस में है और ये भी माइनस में है। अच्छा अब यहाँ पर -3 लिख लें और ये आगे लेमडा प्लस 2। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 जो डिवाइड हो रहा है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 आ जाएगा। इसी तरह लेमडा प्लस 2, ये प्लस 2 इधर आके 9 - 2, ठीक है। 9 - 2 इज इक्वल टू लेमडा, 9 - 2 आ जाएगा जी 7। तो ये आपके पास लेमडा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसको आप चाहें तो आप लेमडा इज इक्वल टू, इसको लेमडा इज इक्वल टू आप जो है वो 7 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, इफ ए बी एंड सी देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इसके। अच्छा सबसे पहले इसमें यह समझना जरूरी है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए जी यूनिट वेक्टर, वर्ड यूनिट से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। यूनिट से मीन 1, उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसका फार्मूला क्या है जी, फार्मूला लेट्स सपोज हम यूनिट वेक्टर का नाम कोई आर रख लेते हैं, कुछ भी आप कह दें, ए कह दें, बी कह दें, मैं इसको सपोज आर कह रहा हूं। तो फार्मूला ये होता है कि वेक्टर खुद, ठीक है, डिवाइड बाय उसी वेक्टर की जो है वो आपने मैग्नीट्यूड निकालनी होती है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये इसका एक फार्मूला है। अब हमने जिसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर फाइंड करना है, एक्चुअली हमारा ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर हमें प्रॉपर भी क्लियर नहीं है, इसमें 3a की वैल्यू ये पुट होगी, b की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आएगी, ये सॉल्व होगा तो वो प्रॉपर समझ लें कि r बन जाएगा, और फिर उसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करके डिवाइड करेंगे, फिर वो फाइंड होगा। इसलिए मैंने क्या किया जी, ये दोबारा से लिख लिया। अब इसमें 2a की वैल्यू हमारे पास जो है ये गिवन है, मैं लिख लेता हूँ जी i - 2j और प्लस k, फिर आगे माइनस, फिर आगे 3, और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास i - j - k है, फिर नेक्स्ट प्लस c है जी, प्लस, और c की वैल्यू ये एंड पर गिवन है जी 2i + k। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर वो वेक्टर आ जाएगा, और वो वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करके हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल फाइंड हो जाएगा। अब देखें जी 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2i - 2 2 ये आ जाएगा 4j + 2k। इसके बाद नेक्स्ट -3i, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए ये +3j हो जाएगा, और नेक्स्ट भी प्लस हो जाएगा 3k, फिर प्लस 2i और प्लस k। अब यहाँ पर याद रखना है कि i वाला i के साथ सॉल्व होगा, j वाला j के साथ, और k वाला k के साथ। i के अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 है, इसके अलावा -3 है, और इसके अलावा 2 है, 3 नंबर्स है। तो आप इस तरह करें, लिख लें ऐसे 2 और नेक्स्ट -3 और इसके बाद +2 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर लें और i लिख लें साथ। ये i के सारे, मतलब आप समझ लें i आपने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट प्लस बना लें हमेशा से। आगे j के देखें -4 है, इसके बाद नेक्स्ट +3 है जी, और इसका तो आगे था ही नहीं, इसको आप क्लोज कर दें और ये आ गया j प्लस, फिर आप k के लिखें 2 है, 2 और +3 और प्लस, इसका जब कुछ भी नहीं है तो ये 1 आ जाएगा और ये k। अब आपके लिए देखेंगे इजी हो गया। अब आप इन तीनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा i, ठीक है, 2 to 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट -4 + 3 माइनस आएगा -1, तो आप यहाँ पर लिख लें -j, और ये सॉल्व होके आ जाएगा +6k। ये वेक्टर एक्चुअली वेक्टर फाइंड हो चुका है, इसी की बात हो रही थी, ये वेक्टर है। अब इसकी आपने, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी, ये वेक्टर तो फाइंड हो गया, अब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं जी, मैग्नीट्यूड हमने चूंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2a - 3b और +c, मैग्नीट्यूड के जो सिंबल है वो ये इस तरह लाइन लगानी है, और यहाँ पर फार्मूला है जी मैग्नीट्यूड का i के साथ जो वैल्यू है, ठीक है, 1 है तो 1 का स्क्वायर,
फिर प्लस, अब जे का -1 है तो -1 का स्केयर, फिर प्लस आगे 6 का स्केयर। ठीक है जी, ये फार्मूला है। अब 1 का स्केयर 1 प्लस नेक्स्ट भी देखें पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का स्केयर 1 प्लस 6 का स्केयर आ जाएगा 36। इन तीनों को आप सॉल्व कर लें तो ये 38 आ जाएगा। 38 का मजीद कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसको हम 38 ही रहने देते हैं। अब हमने फाइंड करना है जी यूनिट वेक्टर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा टारगेट क्या था कि यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ, ठीक है जी, इन द डायरेक्शन ऑफ 2a -3b, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारा, प्लस c, इसकी डायरेक्शन में। मतलब ये है कि इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू, अब फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं कि वो वेक्टर खुद, वो वेक्टर तो एक्चुअली ये वाला है, इसलिए हम यही वेक्टर लिखेंगे i -j और +6k, ये वेक्टर आ गया, डिवाइड बाय इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि हमने फाइंड की हुई है, वो है 38। अब इसको ना i के साथ, j के साथ, k के साथ अलग अलग डिवाइड कर लें। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 डिवाइड बाय √38 और ये i आ गया। नेक्स्ट -1/√38 तो ये j, फिर प्लस, अब इसके साथ 6 है तो ये 6/38 और ये k आ गया। और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है जी, यूज वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स को यूज करना है टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड। सबसे पहला पॉइंट हम ये समझ लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम क्या है, फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पैरेललोग्राम का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर हम एक छोटी सी, एक रफ सी पैरेललोग्राम बना लेते हैं जी। कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनेगी मुझसे, लेकिन आप लोगों ने अच्छी सी बना लेनी है, ठीक है। तो ये सपोज जी हमारे पास जो है वो एक पैरेललोग्राम बन गई है। इसको कोई नाम भी दे देते हैं जी। ये हमारे पास ए हो गया, इसको हम बी कह देते हैं, इसको सी और इसको हम डी कह देते हैं। ये होगी हमारी पैरेललोग्राम। अब उसमें इस चीज़ का जिक्र क्या हुआ है जी, यूज वेक्टर्स, वेक्टर्स को यूज करना है। अब वेक्टर्स को अगर हम देखें तो फिर हमने ये देखना है कि लेट्स, आपको पता है पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब लेट्स सपोज इसकी डायरेक्शन हम इधर कर लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी इधर कर लेते हैं, और ये डायरेक्शन हमारे पास ये ऊपर की तरफ होगी तो ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ होगी, ठीक है जी। अच्छा, टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, अच्छा ये होते हैं जी डायगोनल, ये ठीक है, इसको हम लाइन लगा लेते हैं ऐसे, ये डायगोनल है एक, और एक डायगोनल हमारे पास ये वाला है। अच्छा, लेंथ से मुराद मैग्नीट्यूड है, याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जी लेंथ और मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वर्ड जब लेंथ यूज हो जाए तो आप समझ लें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। एक्चुअली हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसका जी, डायगोनल्स का। अच्छा, वर्ड डायगोनल्स है, एस मतलब दोनों डायगोनल्स की फाइंड करने का लिखा होता है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो आप किसी एक की फाइंड कर सकते थे, लेकिन जब ये यूज हो गया कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। ये पैरेललोग्राम है हैविंग एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, लेट्स सपोज ये एक साइड ये है, इसके साथ जो जुड़ी हुई है, या तो वो ये भी आप कर सकते हैं, इधर से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। अब वो कहते हैं और ये गिवन है, मतलब एक ही है। सपोज हम इसको कह देते हैं जी ये हमारे पास आई प्लस जे होगी, इसके साथ एडजेसेंट हम ये कर लेते हैं जो कि कितनी है जी, आई -2j। ये तो हमारा कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो डायग्राम बनाई है। अब अगर आप जरा देखें तो क्वेश्चन में हमने अगर सपोज कर लिया ये दो एक्चुअली साइड्स हैं, तो ए बी को हम कह देते हैं और इसको हम बी सी कह देते हैं। यहाँ पर लिख लें बेशक कि ए बी जो है वो आपके पास है आई प्लस जे के इक्वल है, और नेक्स्ट बी सी जो है, बी सी जो है वो आपके पास इक्वल है जी आई -2j के। और टारगेट हमारा क्या है जी, टारगेट हमारा डायगोनल्स है। तो सपोज हम सबसे पहले डायगोनल फाइंड कर लेते हैं जी ए सी। तो एक जरा हेडिंग बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। डायगोनल ए सी हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है जी, ये हमारा टारगेट। अब ए सी कैसे फाइंड होगा, देखिए जी ए सी, यहाँ पर ना हम हेड टू टेल रूल को भी यूज कर लेंगे, या इसको आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं जी। तो देखें अब ए बी, इसमें अगर आप ऐड करें बी सी तो ये आपके पास ए सी आ जाएगा। आपने ए सी की डायरेक्शन जरा देखनी है क्योंकि वेक्टर्स की बात हुई थी ना।
अब ए सी, ये बी सी, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तीसरा जो है वो पहले की टेल के साथ होगा, उसका हेड के साथ होगा। तो ये आप इसको यूं कर लें। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास जो एक फार्मूला सा बन रहा है, वो फार्मूला ये बन रहा है कि ए सी किसके इक्वल बन रहा है जी? ए सी जो है वो आपका इक्वल बन रहा है ए बी के, ए बी, ठीक है, प्लस बी सी के। ये आपके पास ना एक फार्मूला सा बन गया। ये आपने कैसे बनाया? इसको आप हेड टू टेल रूल भी कह सकते हैं, इसको आप चाहें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी वर्ड यूज कर लें। मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया जी। ये आपकी बुक का पेज 82 पे ये चीज़ें मेंशन है, आप एक दफ़ा उनको रीड कर लें, ठीक है। अब देखें जी, ए बी आपके पास, ए बी जो है वो आई प्लस जे के इक्वल है, ठीक है, प्लस आगे बी सी जो है वो आपके पास आई माइनस 2 जे के इक्वल हो गया। आप ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लें, सॉल्व कर लें, आई प्लस जे प्लस आई माइनस 2 जे। अब आई वाला आई के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर आई के साथ 1 है, इधर भी 1 है, तो ये आ जाएगा जी 2i, और जे का 1 और -2, तो ये -j आ गया। तो ये आपके पास ए सी फाइंड हो चुका है जी। अब ए सी बेसिकली डायगोनल है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो टारगेट हमारा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का ये सिंबल है, और फार्मूला इसका ये है कि आई के साथ जो कंपोनेंट है जी 2 का स्क्वायर प्लस, अब जे के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर के होता तो के का भी कर लेते, और ये आ जाएगा जी 4 + 1, और ये इक्वल आ जाएगा 5। इसके साथ जो भी इसका यूनिट है जी, हम साथ सिंपल वर्ड लिख देते हैं यूनिट्स, मतलब इसके साथ जो भी होगा, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया जी। अब दूसरा जो हमारे पास डायगोनल है वो है जी बी डी। अब बी डी की डायरेक्शन भी जरा हम बना लेते हैं, कैसे बनानी है। तो बी डी के लिए देखें, सपोज करें ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हम ये वाला कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसलिए इसकी डायरेक्शन आपने इसी तरफ रखनी है। तो ये एज अ यूनिट वेक्टर बनाया है, क्या नाम है इसका, रिजल्टेंट वेक्टर इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, इसकी वैल्यू, जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इसके लिए भी यूज होगी, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। पैरेललोग्राम में यही होता है, पैरेलल हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर यूज हो रही है वही वैल्यू इधर भी यूज होगी। सो इस तरह हमारे पास बी डी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला लिखेंगे वो जरा आपने देखना है जी। तो दूसरे डायगोनल के लिए ये हमने फार्मूला बना लिया है। अब ए बी उसमें प्लस बी डी करेंगे, और ये इनका रिजल्टेंट आएगा ए डी। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए बी को जमा करेंगे बी डी के साथ, और फिर आपका ए डी आ जाएगा। आप चूंकि आपने बी डी फाइंड करना है, ये आपका डायगोनल भी है, इसको इधर रहने दें, बी डी को हम इधर रहने देते हैं, और ये दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये पहले लिख लें ए डी माइनस ये इधर आके हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पर ए डी जो है, आपको मैंने भी बताया कि ए डी आपका इक्वल है बी सी के। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बी सी की वैल्यू हमें पता है, जो वैल्यू बी सी की है वही वैल्यू ए डी की भी होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखें, जो वैल्यू बी सी की है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, मतलब दोनों इक्वल है, तो जो वैल्यू बी सी की है वही वैल्यू ए डी की होगी। तो ये वैल्यू हम कंसिडर करेंगे ए डी के लिए। आयोटा कह रहा हूँ, आई -2j। तो लिख लेते हैं जी यहाँ पर आई -2j माइनस ए बी की तो वैल्यू सिंपल है जी, जो कि आई प्लस जे, ठीक है। ब्रैकेट खत्म करें, सॉल्व करें, तो ये आई -2j, माइनस है तो साइन चेंज होंगे, -i प्लस -j हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो आई का यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0i। इसके बाद नेक्स्ट j का -2 - 1 तो -3j। आपके पास ये आपके वेक्टर फाइंड हो चुका है जी बी डी। आप चाहें तो सिंपल इसको -3j लिख लें, ठीक है। और टारगेट हमारा इसकी मैग्नीट्यूड है, तो बी डी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल होगी जी 0 का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस फिर -3 का स्क्वायर, और ये इक्वल आएगा 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पावर इवन है, ये प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये इक्वल आ जाएगा जी 3, और साथ इसका जो भी यूनिट होगा हम साथ लिख देते हैं यूनिट्स। तो ये आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, और इसमें एक स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चेक करके बताएं, कि स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इसमें मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चन ठीक नहीं है।
खैर मैंने भी इसको चेक किया है तो मुझे भी इसमें जो है ना वो मिस्टेक ही लग रही है, क्योंकि डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो बहरहाल जी अभी मैं इस क्वेश्चन 6 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व नहीं कर रहा। जब इसको मैं मज़ीद डिटेल से चेक करूँगा, इसमें जो चलें जो है ना वो इस चीज़ें करेक्ट करनी पड़ी वो करेक्ट करके इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी जो इसका पार्ट 2 है इसको भी मैं सॉल्व इस तरीके से कर रहा हूँ कि देखें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो मैं इसको एक साइड कंसिडर कर रहा हूँ, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। तो आगे मैं जब सॉल्व करूँगा तो आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 जो है ये इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल से चेक करूँगा, अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो मैं इसको करेक्ट करके आपको इस पर अलग से जो है ना वो वीडियो बना के मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट 2 है जी, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी है। तो ट्राइंगल्स का तो आपको पता है इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल यहां से आप ये समझ लें, इक्वी मीन इक्वल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों उस ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सपोज हम रफ सी बना लेते हैं, इससे पहले चलें एक डायग्राम भी बना लेते हैं जी। हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लीजिए, आप सपोज कर लें कि इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसमें हम इस साइड को नाम दे देते हैं जी ए, और इसको हम कह देते हैं बी, और इसको हम कह देते हैं सी। जैसे कि ये 3 साइड्स दी हुई है तो मैंने इसको ए कह दिया, दूसरी को बी कह दिया और तीसरी को मैंने सी कह दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये तो उसने पहले ही बता दिया है कि जी मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, और ये इस चीज़ हमने प्रूव करनी है, साबित करनी है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड, या आप यूं लेंथ भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड को, अगर वो सेम होती है तो इट्स मीन वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले ए की फाइंड कर लेते हैं। ए की मैग्नीट्यूड जो है वो हम फाइंड करते हैं जी। तो हमारे पास ये एक सिंपल सा एक फार्मूला है, आई का ये जो कंपोनेंट है इसका स्केयर प्लस जे का कंपोनेंट जो कि है 3 का स्केयर और प्लस √3 का आ जाएगा स्केयर। इसको सिंपल करते जाएं जी। तो ये हमारे पास 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल 3 आ जाएगा, और ये सारे ऐड होके 16, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के, इसको आप नाम दे दें 1 का। अब नेक्स्ट दूसरी बी साइड की लेंथ या मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, ठीक है। लेंथ और मैग्नीट्यूड एक ही बात होती है। अब हम इसका जो बी का फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 का स्केयर प्लस फिर आगे -1 का स्केयर और प्लस √5 का स्केयर। इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल 10 प्लस पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्केयर 1 और 5 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 5। अब इनको तीनों को आप ऐड करें 10, 15 और ये 16, और ये आ जाएगा 4, इसको आप नाम दे दें 2 का। अब थर्ड पे हम जो है ना वो सी की मैग्नीट्यूड या लेंथ भी आप कह सकते हैं जी। तो ये -3 का स्केयर प्लस √3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 प्लस ये कैंसिल होके सिंपल 3 प्लस 2 का स्केयर 4। इन तीनों को आपस में ऐड करें 9 और 13, ये 16 आ जाएगा और ये भी 4। अब देखें तीनों की जो मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ देखें सेम है। जब सेम है तो इससे ये साबित हो गया कि ये जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बात प्रूव होगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है फॉर विच ये कंडीशन गिवन है और इसमें एक ए वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू 3 और बी वेक्टर और इसकी ये मैग्नीट्यूड ए बी आपको दिए हुए हैं। लेकिन ये हम इस कंडीशन को यूज करते हुए लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है जी, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड इक्वल है आगे 3 और ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कि मैग्नीट्यूड का वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो लाइन से लगी है ना इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सिंबल इसी तरह ए की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, तो ये हमारे पास आई -3j और प्लस लेमडा के आ गया इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 है और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास i + 2j - k आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 3i
प्लस 3 2 6 ये आ जाएगा और -3k। ठीक हो गया जी। और ये वाला वेक्टर्स आप इसी तरह ही लिख लें 3j और प्लस लैम्डा k। अब देखें जब ये साइन पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है आपने मैग्नीट्यूड लेनी है। आगे हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है कि जिसका जो कंपोनेंट है i के साथ 1 है 1 का स्क्वायर और j के साथ फिर -3 है इसका स्क्वायर प्लस k के साथ लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है जी। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आगे 6 का स्क्वायर फिर प्लस और आगे -3 का स्क्वायर। अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो आप अगर स्क्वायर लें तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आगे -3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा जी 9 प्लस आगे सॉरी ये 36 आ जाएगा और प्लस 9। इन तीनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये 54 बन रहा है। 9 और 1 ये आ जाएगा 10 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो ये इधर आके 54 माइनस 10 हो जाएगा और इधर लैम्डा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 44 आता है जी। ठीक है, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख लेते हैं जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब लैम्डा का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिंपल लैम्डा रह जाएगा, स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा और 44 का आप इसी तरह जो है ना वो स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है जी, और 44 का चलें इसका भी ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया कैंसिल। अब ये आ गया लैम्डा। सबसे पहले जब इसके रूट लेते हैं तो हम इसका प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, और 44 को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2√11। अब कैसे देखें, 44 को हम लिख सकते हैं जी 4 × 11। अब 4 का होता है 2 और 11 इसी तरह। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से लिखेंगे और साथ प्लस माइनस, तो ये आपके पास जो है ना वो लैम्डा की जो है वो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट 2 है जी, इफ ए एंड बी चेक वेदर ए, देखें यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड। वो आपको कह रहा है कि आप चेक करके बताएं कि जो दो वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं या फिर ये डायरेक्ट ए इक्वल है बी के। ठीक है, अब देखें ये जो मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है कि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड के, या तो ये बात होगी या फिर और ए इक्वल होगा बी के। तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं ए जो है ये ए की वैल्यू है, ये बी की है। तो आई का अगर आप देखें तो 2 है, इधर आई का देखें तो -3 है, जे का कंपोनेंट देखें तो 3 है, इधर 2 है। तो इससे तो ये तो क्लियर हो गया कि ये आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन हम फिर भी अब देखेंगे फिर कि मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है कि नहीं। दोनों ऑप्शंस में से दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एज गिवन हम लिख लेते हैं कि एज गिवन ए की वैल्यू हमें दी हुई है जी 2i + 3j, और हमें जो बी की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है -3i + 2j। अच्छा, अगर हम पहले ये कंडीशन देख रहे हैं ए बी के इक्वल है कि नहीं, मतलब दो वेक्टर्स आपस में ऐसे देखा जाता है कि इक्वल है कि नहीं, कि आप उनका आई कंपोनेंट देखें, अगर वो इक्वल हैं तो वो आपस में हो सकते हैं। जैसे इधर 2 है इधर -3 है, अब ये तो क्लियर हो गया कि ए बी के इक्वल नहीं। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, हम लिख देते हैं सिंस चूंकि क्रॉसपोंडिंग इन कंपोनेंट। ठीक है, यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स। अब क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं कि आई के मुकाबले आई वाला आएगा, जे के मुकाबले में जे वाला देखा जाएगा। तो सिंस क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, ठीक है, सेम नहीं है, सो ए जो है वेक्टर इक्वल नहीं है वेक्टर बी के। ये बात तो होगी क्लियर, क्योंकि इसमें 2 इक्वल नहीं है -3 के। ठीक है, अब रीजन यहाँ पर देख लें, 2 इक्वल नहीं है -3 के, ये तो आई के कंपोनेंट हो गए। आप जे के लिए अगर आप देखें तो 3 जो है वो इक्वल नहीं है 2 के। सो दूसरी कंडीशन पे अब आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड देख लेते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी,
ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ए के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला है कि 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा जी हमारे पास 4 प्लस 9, और ये इक्वल आता है जी 13 के। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। अब बी भी हमें गिवन है, तो बी का जो मैग्नीट्यूड है जी वो इक्वल आएगा, देखें -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी 9 प्लस 4, और ये भी आएगा 13। तो इससे देखा गया कि मैग्नीट्यूड इनकी आपस में इक्वल हैं। सो यहाँ पर हम कह देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए की मैग्नीट्यूड इक्वल है बी की मैग्नीट्यूड के। सो दोनों में से ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है, और जो दूसरी कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई है। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी देन फाइंड, पार्ट 1 है इसका जी कि वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है। अब वेक्टर हमें नहीं पता, लेकिन वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें पता है 5 है, और वो वेक्टर जो है वो डायरेक्शन में है इस वेक्टर के। अब पहले ये वेक्टर तो हम फाइंड कर लेंगे, एक्चुअली हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है और उसको फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने पहले तो ये लिख लिया। अब ए की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है जी 2i -3j और प्लस k, ठीक है जी, और फिर आगे माइनस, फिर आगे नेक्स्ट आ जाएगा 2, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें ऐसे, और आगे b की वैल्यू जो कि यहाँ पर गिवन है i -3j और प्लस 5k। इसको सॉल्व करें जी, एक वेक्टर आ जाएगा, तो ये 2i -3j प्लस k और 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो -2i, माइनस है तो साइन चेंज भी हो जाएंगे, 6j और -10k। अब यहाँ पर i वाला i के साथ सॉल्व होगा 2 - 2, ये तो 0 हो जाएगा, 0i, ठीक है, वैसे लिखें ना लिखें वो भी आपकी मर्जी है। आगे नेक्स्ट -3 और प्लस 6, ये आ जाएगा प्लस 3j, और k का 1 है, इधर -10 है तो ये -9k। ये वेक्टर आ गया जी। अब चूंकि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड करनी है, तो ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि आपका क्या इसका पूरे का प्रोसीजर क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है जी कि ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 + 9 और प्लस 81, और इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 90 आ जाएगा। 90 का मजीद आपको इसके रूट मिल जाएगा 3/10, ठीक है। 90 को आप लिख लें ना 9 मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, 90 को आप लिखते हैं जी 9 × 10, 90 बनता है, 9 का आ जाता है 3 और ये 10 इसी तरह, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जो वेक्टर फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे कि यूनिट वेक्टर, ये आगे जाके आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, सबसे पहले ये जो है ना इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। आसान सा तरीका आपको पूरे क्वेश्चन का बता दूं, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह आपका ये वेक्टर फाइंड हो जाएगा। इसका यूनिट कैसे फाइंड होगा यूनिट वेक्टर, तो देखिए पहले तो हमने ये वेक्टर खुद फाइंड किया है, फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की है। अब जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है जी कि वेक्टर हमारे पास ये वाला है 0i प्लस 3j और -9k, ये वेक्टर, और डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया 3/10। अब इसको ना आप तीनों से अलग अलग डिवाइड कर दें, तो इसके साथ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा 0 ही हो जाना है, इसको ही निकाल दें आप डायरेक्ट। आप 3 से डिवाइड करें 3, और ये 3 and 10, और ये आ जाएगा j, फिर नेक्स्ट माइनस आगे 9, 3, 10 और ये k। ये मजीद सिंपल भी हो सकता है, और देखें ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/√10, ये आपका j आ गया, -3 × 1 = 3, 3 3 = 9, तो ये 3/√10 और ये k आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वेक्टर फाइंड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट असल टारगेट आ जाता है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन। अब पहले तो हमने ये वेक्टर खुद फाइंड किया है सारा, क्योंकि एज अ डायरेक्शन के लिए फिर आप यूनिट वेक्टर इसका फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, सिंपली इसको इस सारे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एक्चुअल जो हमने वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं वो फाइंड हो जाएगा। तो ये j -3/10
और ये के। 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी 5/√10 जे, फिर माइनस, देखें 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15/√10 और ये के। ये एक्चुअली आपका वेक्टर है जो आपने फाइंड करना था, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है। ए और बी तो वही वेक्टर्स हैं। देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7। अब आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 3/7 है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, ये वर्ड इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट। अब आपने ये वेक्टर पूरा फाइंड करना है, इसमें ए और ये बी की वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर आ जाएगा। फिर आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करके यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और उसके साथ आपने 3/7 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब लिखा हुआ है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, फिर आपने -3/7 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते जाएं। सबसे पहले इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहले तो वेक्टर तो पता चले, फिर मैग्नीट्यूड और फिर यूनिट वेक्टर। 3a, ए की वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है जी 2i -3j और प्लस के। फिर आगे प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास i -3j और प्लस 5k। इसको सॉल्व करें जी तो ये आ जाएगा 3 2 6 -9j और प्लस 3k प्लस i -3j और प्लस 5k। ठीक है जी, i वाला i के साथ सॉल्व होगा 6 और ये 1, ये 7i आ जाएगा, -9 और -3 ये -12j और 3 और ये 5 ये आ जाएगा 8k। ये वेक्टर्स आ गया। अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो 3a प्लस b और ये इसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला है जी i का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो j का है -12 इसका स्क्वायर प्लस k का जो है वो 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 7 का स्क्वायर आ जाता है जी 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तीनों को ऐड करें तो ये आपके पास 257 का कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें। अब आपने यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है। सो ये हमने लिख लिया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होगा, ये जो वेक्टर है, ठीक है, 7i -12j और प्लस 8k और डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड किया है √257 आ गया। अब इसको आप तीनों से अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 7/257, ठीक है, ये आपके पास i आ गया। नेक्स्ट -12/257 ये हो गया प्लस 8/257 ये हो गया k। अब आपका असल टारगेट जो शुरू होगा वो यहां से स्टार्ट होता है कि जो आपने वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7 ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब भी वर्ड ऑपोजिट यूज हो जाए तो आपने 3/7 जो भी नंबर है उसको साथ नेगेटिव लगा लेना है। इसको आपने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये सारा यहां पर लिख लें। ठीक है जी, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये माइनस कहां से आया, ये इस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, डायरेक्शन उसके ऑपोजिट करने के लिए माइनस आ जाएगा। अब आप 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ये -3/257 i आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट फिर देखें अब ये माइनस है, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि कैंसिल तो नहीं हो रहा, 312 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 और 257 और ये आ गया j। नेक्स्ट इसके साथ साथ, अच्छा सॉरी, ये 7 भी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, -3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये 7 इसके साथ आ जाएगा 7 और ये 257 और ये k। तो ये आपका एक्चुअली जो वेक्टर है जो आप फाइंड करना चाह रहे थे वो ये वेक्टर है।